अट्टारी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब एक मशहूर सरहदी कस्बा है। वहाँ एक मकान में दूसरे दहशतगर्द कालिया और गोपी मौजूद थे। कमला भी वहीं मौजूद थी। कालिया और गोपी ने पाकिस्तानी लिबास यानी शलवार कमीज पहनी हुई थी। कमला भी शलवार कमीज में थी। उसने काला बुर्का अपने पास रखा हुआ था जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त उसने ओढ़ लेना था ताकि वो मुसलमान औरत लगे। सिर्फ भूषण और शेरखान पैंट कमीज में थे। इस मकान में वो आधी रात तक छुपे रहे। जब रात का 1 बजने वाला था तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक आदमी सादा कपड़ों में आया और भूषण से कहा, आ जाओ। शेरखान, भूषण, कालिया, गोपी और कमला ये सब लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। खेतों में अंधेरा छाया हुआ था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उस पार्टी को बॉर्डर क्रॉस करवाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये उन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे। एक जगह से उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। अब ये पार्टी उस जगह पर थी जो दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियानी जगह थी और जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है। यहाँ पहुंचते ही भूषण ने पार्टी को अंधेरे में एक जगह बिठा दिया और बोला, एक स्मगलर हमें आगे लेकर जाएगा, वो बस आ ही रहा है। थोड़ी देर के बाद खेतों में से एक आदमी आता दिखाई दिया। भूषण ने कहा कि वो आ रहा है। ये एक पुरस्कार सा आदमी था जिसने मुंह सर चादर में छुपा रखा था। वो आकर इन लोगों के पास ही बैठ गया और आहिस्ता से भूषण से कहा, सब लोग तैयार हैं क्या? भूषण बोला, सब तैयार हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जहाँ मैं कहूँ बैठ जाना। ये स्मगलर था। वो आगे आगे चल पड़ा। सारी पार्टी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रात तारीख थी। खेतों में कहीं फसल खड़ी थी, कहीं कटाई हो चुकी थी। स्मगलर उन्हें खड़ी फसल में ले जा रहा था। खेतों के साथ नो मैन्स लैंड थी। उसकी दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉर्डर था। दूर से एक जीप की रोशनियां दिखाई दी। स्मगलर ने कहा, बैठ जाओ। सारी पार्टी खड़ी फसल में बैठ गई। जीप गुजर गई तो स्मगलर बोला, अब चलो। स्मगलर इस पार्टी को एक झोंपड़ी में ले गया जहाँ पहले से एक स्मगलर मौजूद था। यहाँ पहला स्मगलर वापस चला गया। यहाँ से दूसरे स्मगलर ने एक खास जगह से दहशतगर्दों की पार्टी को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। जिस वक्त शेरखान इस पार्टी के साथ लाहौर शहर की हुदूद में दाखिल हुआ तो सुबह हो चुकी थी। कमला ने काला बुर्का ओढ़ लिया था। ये लोग पाकिस्तानी मुसलमान लग रहे थे। वो एक गांव से कुछ फासले पर खेतों के पास बैठ गए। भूषण गांव में गया और वहां मुसलमान बनकर कुछ रोटियां, मक्खन और दूध ले आया। उन्होंने वहीं खेतों में बैठकर नाश्ता किया। भूषण शेरखान से पूछने लगा, कुंदन, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुमने कहा था कि तुम लाहौर में हाजी अब्दुल्लाह के नाम से चाय का होटल चलाते रहे हो और हमारी रिहाइश का आर्जी इंतजाम कर दोगे। शेरखान कहने लगा, भूषण भैया, मैंने ये भी कहा था कि मैं उस जगह लेकर तुम्हें नहीं जाऊंगा जहां मेरा चाय का होटल है। मैं लाहौर में ही अपने एक और दोस्त से मिलकर तुम लोगों की आर्जी रिहाइश का इंतजाम कर दूंगा। भूषण ने कहा, ठीक है, इतनी देर तक हम मुसलमानों के किसी मजार पर जाकर बैठ जाएंगे। तुम ही बताओ कि यहाँ कौन सा ऐसा मजार है जहाँ हम जरूरत पड़ने पर रात गुजार सकते हैं। हम यही जाहिर करेंगे कि अपने गांव से मजार शरीफ की ज़ियारत करने आए हैं। शेरखान ने उन्हें एक मजार का पता बता दिया और कहा, तुम लोग वहां जाकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी आर्जी रिहाइश का इंतजाम करके वहीं आकर तुम्हें मिलूंगा। वहां से इधर उधर मत जाना। दहशतगर्द कालिया कहने लगा, कुंदन भैया, हम उस जगह पर ही रहेंगे। शेरखान बोला, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। भारतीय दहशतगर्दों की पार्टी को वहीं छोड़कर शेरखान सीधा अपने बॉस कर्नल कमांडो के पास पहुंचा। कर्नल साहब उसे देखकर हैरान हुए और बोले, शेरखान, तुम्हें अचानक देखकर बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारी और शाहिद अली की मुजाहिदाना सरगर्मियों की इत्तला हम तक पहुंचती रहती है। शाहिद अली कहाँ है? शेरखान ने कहा, एक मुजाहिदाना मिशन में वो मुझसे जुदा हो गया था। शायद वो कश्मीर पहुंच गया होगा। बहरहाल इस वक्त मैं एक बड़ी जरूरी बात करने आया हूँ। उसके बाद शेरखान ने सारे वाकयात बयान कर दिए। कमांडो कर्नल बड़े गौर से सुनता रहा। शेरखान बोला, इस वक्त भारतीय दहशतगर्दों की ये पार्टी एक खानकाह के मुसाफिर खाने में है। जब तक हमें ये इल्म नहीं हो जाता कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इन लोगों को किस मिशन पर पाकिस्तान भेजा है, हमें इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कमांडो कर्नल ने कहा, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अगर हमने इस वक्त इन्हें पकड़ लिया, जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो रॉ की एजेंसी किसी दूसरी पार्टी को पाकिस्तान भेज देगी। हमें जिस तरह भी हो सके ये मालूम करना होगा कि ये लोग किस खुफिया मिशन पर पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। शेरखान कहने लगा, मैं यही मालूम करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा हूँ, मगर इन लोगों को अमृतसर से बता दिया गया था कि पार्टी के लीडर भूषण को इस्लामाबाद में इंडियन सिफारत खाने का कोई अफसर बताएगा कि किस मिशन पर उन्हें काम करना है। कर्नल ने कहा, इसके लिए तुम्हारा इस दहशतगर्द भूषण के साथ इंडियन सिफारत खाने तक जाना जरूरी है। शेरखान बोला, मैं यही कोशिश करूंगा, मगर हो सकता है भूषण मुझे अपने साथ इस्लामाबाद न ले जाए। कर्नल ने कहा, इस सूरत में तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेकर जल्दी से जल्दी ये सुराग लगाने की कोशिश करनी होगी कि इन लोगों का पाकिस्तान में मिशन क्या है। शेरखान बोला, ठीक है सर, लेकिन सर जिस चीज की इस वक्त अशद जरूरत है वो है दहशतगर्दों की उस पार्टी के लिए आर्जी रिहाइश का कोई इंतजाम। कर्नल ने कहा, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, इसकी तुम फिक्र न करो। उसके बाद कर्नल ने शेरखान को शहर से बाहर एक गैर आबाद जगह पर मौजूद
एक क्वार्टर का एड्रेस बता दिया और कहा, इस क्वार्टर में तुम पार्टी के साथ रह सकते हो। वहाँ हमारा एक सीआईडी का आदमी नौकर और बावर्ची की हैसियत से पहले से मौजूद होगा। उसके बाद शेर खान वापस दहशतगर्दों की पार्टी के पास आ गया, जो एक मजार के मुसाफिर खाने में उसका इंतजार कर रहे थे। शेर खान को देखकर पार्टी लीडर भूषण ने कहा, कुंदन, रहने का कोई इंतजाम हुआ क्या? शेर खान बोला, बड़ा अच्छा इंतजाम हो गया, हम लोगों को अभी वहाँ चलना होगा। वहाँ से एक टैक्सी में सवार होकर शेर खान की सरबराही में ही ये लोग शहर से बाहर गैर आबाद जगह पर वाक़े क्वार्टर में आ गए। वहाँ से सीआईडी का आदमी बावर्ची और मुलाजिम के रूप में पहले से मौजूद था। उसने इन लोगों के लिए क्वार्टर खोल दिया। इन्होंने क्वार्टर के एक बहुत बड़े कमरे में डेरा जमा लिया। मुलाजिम ने शेर खान से कहा, हाजी साहब, मेरा नाम मियां दाद है, मैं बड़ा अच्छा खाना पका लेता हूँ। शेर खान ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे दोस्त हैं, गांव से यहाँ मज़ारों की ज़ियारत को आए हैं, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मियां दाद बोला, साहब, ये हमारे मेहमान हैं, इनके आराम का खास ख्याल रखना मेरा फर्ज है। दोपहर को मियां दाद ने बड़ा मजेदार खाना पकाया। सब लोग खाना खाकर कमरे में बैठ गए। पार्टी लीडर भूषण ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया और गोपी से कहने लगा, मुझे और कमला को आज ही किसी वक्त अपने सिफारत खाने वालों से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है। शेर खान ये मालूम करने के लिए कि ये भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में किस मिशन पर आए हैं, उनके साथ इस्लामाबाद जाना चाहता था, मगर उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। जब भूषण ने इस्लामाबाद जाने की बात की तो शेर खान बोला, भूषण भैया, तुम लोग इस्लामाबाद में कहाँ रहोगे? हमारा मिशन बड़ा सीक्रेट है और तुम्हें एहतियात करनी होगी। भूषण बोला, मेरा ख्याल है किसी होटल में ही ठहर जाएंगे, अपनी इंडियन एम्बेसी के किसी आदमी के यहाँ ठहरना खतरनाक होगा। शेर खान ने कहा, भूषण भैया, आप लोगों का किसी होटल में ठहरना उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। खुफिया एजेंसी के आदमी होटलों में ये देखने के लिए मौजूद रहते हैं कि बाहर से कौन आकर ठहरा है। ये यहाँ की सिक्योरिटी के लिए बड़ा जरूरी समझा जाता है। गोपी ने कहा, तो फिर क्या करें? इस्लामाबाद में तो हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जो महफूज हो। शेर खान उन्हें इसी नुक्ते पर लाना चाहता था। उसने कहा, आपको तो मालूम ही है कि मैं हाजी अब्दुल्ला बनकर अरसा कई साल से पाकिस्तान में होटल चला रहा था और मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी भी जाता रहता था। वहाँ मेरा एक दोस्त है, उसका बहुत बड़ा मकान है, मैं आपको वहाँ ठहरा दूंगा, वहाँ आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। भूषण कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने तो हमारी परेशानी हल कर दी, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। शेर खान यही चाहता था। उसने कहा, हमें रात की बजाय दिन के वक्त रावलपिंडी जाना होगा ताकि दिन ही दिन में हमारे ठहरने का सिलसिला बन जाए। दहशतगर्द कमला पाकिस्तानी लिबास में करीब ही बैठी हुई थी। कहने लगी, दिन के वक्त कौन सी गाड़ी रावलपिंडी जाती है? शेर खान कहने लगा, एक रेल कार सुबह सुबह चलती है, मगर उसमें सीटें रिजर्व करवानी पड़ती हैं। हम बस में जाएंगे, रावलपिंडी के लिए बसें चलती रहती हैं। चुनाचे सब ने बस में जाने का ही फैसला कर लिया। रात उन्होंने शहर से दूर क्वार्टर में ही गुजारी। शेर खान इन लोगों से अलग न हुआ। उसे खतरा था कि अगर वो इधर उधर हो गया तो कहीं भूषण या पार्टी के दूसरे दहशतगर्दों को उस पर शक न पड़ जाए कि वो कहाँ चला गया था। लेकिन दिन के वक्त बस स्टैंड पर जाने के बाद इन लोगों के लिए जब शेर खान रावलपिंडी के टिकट लेने गया तो उसने एक जगह से कमांडो को फोन पर बता दिया कि वो दहशतगर्दों की पार्टी के साथ इस्लामाबाद जा रहा है। कर्नल ने कहा, ये बड़ी खुशी की बात है शेर खान, बस अब किसी भी तरह ये मालूम करो कि इन भारतीय दहशतगर्दों को किस खास मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया है। फिक्र न करें सर, मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा। उसके बाद शेर खान ने फोन बंद कर दिया और बस के 3 टिकट लेकर भूषण के पास आ गया। उसने पार्टी लीडर को तीनों टिकट दे दिए। कमला ने बुर्का ओढ़ रखा था और नकाब भी डाला हुआ था। ये लोग मुसलमान जायरीन बनकर बज़ाहिर रावलपिंडी मज़ारों पर हाजिरी देने जा रहे थे। दोपहर के बाद ये लोग रावलपिंडी पहुंच गए। शेर खान ने भूषण से कहा, आप लोग बस के अड्डे पर ही ठहरें, मैं अपने दोस्त को जाकर इत्तला करता हूँ। अगर वो घर पर न हुआ तो वो जहाँ भी होगा मैं उसे तलाश कर लूंगा और ठहरने का बंदोबस्त करके ही वापस आऊंगा। घबराना नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही लगेगा। दहशतगर्दों की जो पार्टी रावलपिंडी आई थी उसमें शेर खान यानी कुंदन के अलावा पार्टी लीडर भूषण और कमला शामिल थे। गोपी और कालिया पीछे लाहौर वाले क्वार्टर में ही रह गए थे। कमला और भूषण को बसों के अड्डे पर छोड़कर शेर खान सीधा रावलपिंडी में अपनी मुजाहिदों के तंजीम के बॉस से जाकर मिला और उसे सारे हालात बताए। शेर खान को मालूम था कि उनके यहाँ इस किस्म की रिहाइश का फौरी इंतजाम हो सकता है। जब बॉस ने सारे हालात सुने तो कहा, शेर खान, तुम फौरन इन लोगों को लेकर सरदारों के बाग वाले पुराने मकान में चले जाओ, वहाँ रमजानी मौजूद है, वो इन लोगों के खाने पीने का सारा इंतजाम कर देगा और तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो वहीं मुहैया हो जाएगी। तुम मुझसे राब्ता रखना ताकि हालात से हम लोग बाखबर रहें। शेर खान बोला, मुझे जब और जिस वक्त भी मौका मिला मैं फोन पर आपसे राब्ता कर लिया करूंगा। ये लोग कितने दिन इस्लामाबाद में ठहरेंगे? बॉस ने पूछा। शेर खान ने कहा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ से जाते हुए मैं आपको इत्तला कर दूंगा। बॉस ने कहा, पूरी कोशिश करना कि इन दहशतगर्दों के मिशन के बारे में मालूम हो सके कि ये यहाँ धमाके और तखरीबी कार्रवाइयाँ करने आए हैं या इनका मिशन कुछ और ही है। शेर खान बोला, सर, अभी तक मैं यही समझ सका हूँ कि इनका मिशन तखरीबी कार्रवाइयों के अलावा भी कोई है और यही इन लोगों का खास मिशन है।
जिस के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इन्हें यहाँ भेजा है। उसके बाद शेर खान बॉस से इजाजत लेकर सीधा सरदारों के बाग में आ गया। ये रावलपिंडी के मशरिक में एक मोहल्ला ही था, मगर ज्यादा आबाद नहीं था। यहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले सिख सरदारों ने एक कुशादा बाग में अपने रहने के लिए कुछ मकानात बनवाए थे, जो क़याम पाकिस्तान के बाद सिखों के चले जाने के बाद महाजरीन को अलाट हो गए थे। इसी आबादी में एक मकान वो था जहाँ शेर खान ने भूषण और कमला को ठहराना था और खुद भी उनके साथ ठहरना था। रमजानी मकान के दरवाजे पर ही मिल गया। शेर खान ने उसे सारी बात समझाई। रमजानी भी एक कश्मीरी मुजाहिद था। उसने कहा, मैं मकान खोल देता हूँ, आप इन लोगों को यहाँ ले आएं। शेर खान ने कहा, याद रखना ये भारतीय दहशतगर्द मुसलमान बनकर आए हैं और मैं भी उनके साथ हाजी अब्दुल्ला के नाम से हूँ। रमजानी बोला, मैं सब समझता हूँ सर, आप बेफिक्र रहें। 1 घंटे के बाद शेर खान बस के अड्डे से भूषण और कमला को लेकर मकान पर आ गया। यहाँ उन्होंने नहा धोकर दूसरे कपड़े पहने और खाना खाया। उसके बाद पार्टी लीडर भूषण शेर खान से कहने लगा, कुंदन, मुझे अब कमला को साथ लेकर भारत के सिफारत खाने जाना होगा, तुम इसी जगह मेरा इंतजार करो। शेर खान ने कहा, ठीक है, मैं इसी जगह रहूंगा, लेकिन भूषण भैया एहतियात से काम लेना। सिफारत खानों में आने जाने वालों पर हर मुल्क की खुफिया पुलिस नजर रखती है। भूषण बोला, हम लोग अनाड़ी नहीं हैं, मैं सिफारत खाने के आदमी को किसी दूसरी जगह मिलूंगा। शेर खान के जहन में एक मंसूबा था जो उसी वक्त उसके जहन में आया था। इस मंसूबे पर अमल करने से उसे भूषण, कमला और भारतीय सिफारतकार के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू का इल्म हो सकता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि दहशतगर्द भूषण दूसरे दिन भारतीय सिफारतकार से मुलाकात करें। शेर खान सोचने लगा कि इन लोगों को एक दिन के लिए कैसे भारतीय सिफारतकार के पास जाने से रोका जाए। आखिर एक तरकीब उसे सूझ गई। उसने भूषण से कहा, तुम लोग काफी अरसे के बाद पिंडी इस्लामाबाद आए हो। मैं यहाँ मुसलमान हाजी अब्दुल्ला के भेस में 5 साल रहा हूँ। मेरा ये तजुर्बा है कि दोपहर के बाद रात गए तक भारतीय सिफारत खाने के बाहर CID के आदमी हर हालत में मौजूद होते हैं, और अगर कोई सिफारतकार बाहर जाए तो मुल्क की सलामती के ख्याल से उसका पीछा किया जाता है कि कहीं वो दहशतगर्दी की किसी खुफिया पार्टी से मिलने तो नहीं जा रहा। अगर उस वक्त तुमने भारतीय सिफारतकार से मिलने की कोशिश की तो तुम लोग CID वालों की निगाहों में आ जाओगे और मुमकिन है कि हमारा भांडा फूट जाए। कमला ने भूषण से कहा, भूषण, कुंदन ठीक कहता है, इसको यहाँ के मामलात का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। बेहतर है कि हम आज नहीं जाते, कल दिन के वक्त अपने आदमी से मुलाकात करेंगे। शेर खान बोला, आप लोग कल सुबह सुबह अपने सिफारतकार को उसके घर पर या किसी दूसरी जगह मिले। मेरा तजुर्बा है कि सुबह सुबह CID वाले भी आराम कर रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस किसी वक्त भी गाफिल नहीं होती और अपने मुल्क की सलामती की खातिर 24 घंटे चौकस रहती है, लेकिन उस वक्त शेर खान के लिए ऐसा कहना जरूरी था। शेर खान ने कहा, तुम ऐसा करो कि अभी किसी पब्लिक ऑफिस में जाकर अपने आदमी को फोन पर बता दो कि तुम कल सुबह सुबह उससे मिलना चाहते हो, वो खुद तुम्हें कोई जगह बता देगा। शेर खान ने कुछ ऐसी बातें की कि भूषण कायल हो गया और बोला, ठीक है, हम कल अपने आदमी से मिलेंगे, लेकिन फोन पर मैं आज ही उससे राब्ता करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अपने आदमी का फोन नंबर मालूम है? भूषण ने कहा, हाँ, उसका फोन नंबर मेरे पास है। शेर खान बोला, लेकिन तुम्हें साफ लफ्जों में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुफिया कोड में बात करनी चाहिए। भूषण ने कहा, भैया कुंदन, मैं इन सारी बातों को जानता हूँ और हम खुफिया जबान में ही फोन पर बात करते हैं। शेर खान ने खुश होकर कहा, बस फिर ठीक है। 5 बजे दोपहर भूषण भारतीय सिफारतकार को फोन करने चला गया। कमला और शेर खान मकान पर ही रहे। रमजानी चाय बनाकर ले आया। जब रमजानी चाय रख कर चला गया तो कमला ने शेर खान से कहा, कुंदन लाल, तुमने यहाँ खूब अपना असर रसूख जमाया हुआ है। शेर खान बोला, कमला जी, मैंने कोलापुर के सेंटर में जासूसी और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की थी। कमला बोली, हमने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है। शेर खान ने कहा, लेकिन मैं 5-6 साल से पाकिस्तान में हाजी अब्दुल्ला के नाम से रह रहा हूँ। मुझे आप लोगों के मुकाबले में ज्यादा तजुर्बा है और मेरे लिए यहाँ अपना असर रसूख बनाना बहुत जरूरी था। कमला ने चाय बनाते हुए कहा, इसका हमें भी बड़ा लाभ मिल रहा है। शेर खान ने कमला को टोकते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है। कमला ने ताज्जुब से कहा, वो कैसे? शेर खान ने कहा, तुमने अभी अभी हिंदी का लफ्ज लाभ बोला है, तुम्हें ये लफ्ज जबान पर नहीं लाना चाहिए, इसकी जगह तुम्हें फायदे का लफ्ज बोलना चाहिए। लाभ के लफ्ज से दूसरों को शक पड़ सकता है कि तुम भारत की रहने वाली हो और हिंदू औरत हो। कमला शर्मिंदा सी हो गई, कहने लगी, तुमने ठीक कहा है कुंदन, मुझसे वाकई गलती हो गई, मैं आइंदा से एहतियात करूंगी। शेर खान भी मुस्कुराने लगा, बोला, वक्त के साथ साथ तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा। शाम के वक्त भूषण भारतीय सिफारतकार को फोन करके वापस आ गया। शेर खान से कहने लगा, कुंदन, तुमने बड़ा सही मशवरा दिया था। सिफारत खाने के अपने आदमी ने भी मुझे सुबह सुबह आने को कहा है। शेर खान ने कहा, भूषण भैया, मुझे मालूम था कि वो सुबह के वक्त ही तुम्हें मिलने का कहेगा। अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं अपने इस दोस्त से मिलकर आता हूँ जिसका ये मकान है। भूषण ने पूछा, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? शेर खान बोला, मुझे यहाँ एक एक पल की खबर रखनी पड़ती है। यहाँ खुफिया एजेंसी हर जगह मौजूद होती है। मैं सिर्फ ये मालूम करने जा रहा हूँ कि किसी ने तुम्हारे बारे में कोई मुखबरी तो नहीं कर दी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शेर खान उन दोनों यानी कमला और भूषण को मकान पर छोड़कर सीधा अपने बॉस के पास आ गया और उसे बताया कि भूषण कल सुबह भारतीय सिफारतकार से खुफिया मुलाकात कर रहा है।
जिस में भारतीय सिफारतकार उसे उसके मिशन के बारे में बताएगा। बॉस ने फिक्रमंद होकर कहा, इसका मतलब है कि तुम उसके साथ नहीं जा रहे। शेर खान ने कहा, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा। अगर मैंने ज्यादा इसरार किया तो उसे मुझ पर शक पड़ सकता है। बॉस ने पूछा, फिर तुमने क्या सोचा है? शेर खान ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब है। अगर हम उस पर अमल करें तो हमें इन भारतीय दहशतगर्दों के मिशन के बारे में पूरी तफसील मालूम हो सकती है। बॉस ने पूछा, कौन सी तरकीब? शेर खान कहने लगा, अगर हमें कोई छोटे से छोटा और मुख्तसर से मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर टेप रिकॉर्डर मुयस्सर आ जाए तो मैं उसे मौका पाकर भूषण की जेब में डाल दूंगा। ये टेप रिकॉर्डर इन सारी बातों को टेप कर लेगा जो उसके और भारतीय सिफारतकार के दरमियान होंगी। बाद में ये टेप रिकॉर्डर उसकी जेब से निकाल लूंगा। क्या ख्याल है? बॉस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा हो सकता है। शेर खान ने खुश होकर कहा, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा टेप रिकॉर्डर मिल सकता है। बॉस कहने लगा, हमने इस किस्म के सारे इंतजामात कर रखे हैं। हमारे पास एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो चिपकाने वाली स्कॉच टेप की शक्ल में है। उस पर ऐसा केमिकल लगाया गया है जो इंसानी आवाज को बारीक से बारीक नुक्तों की शक्ल में टेप कर लेता है। तुम ये बताओ कि भारतीय दहशतगर्द भूषण की जैकेट का रंग कौन सा है? शेर खान ने कहा, उसकी जैकेट का रंग नस्वारी है। बॉस बोला, हमारे पास हर रंग की ऐसी टेप मौजूद है। मैं अभी तुम्हें नस्वारी रंग की टेप ला कर देता हूँ। बॉस दूसरे कमरे में गया और एक छोटी गोल डिब्बी लेकर आ गया। उसमें नस्वारी रंग की टेप रखी हुई थी। उसने शेर खान को टेप निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये जर्मनी के सरकारी महकमा इंटेलिजेंस की सबसे जदीद तरीन इजाद है। फिर बॉस ने टेप का 2 इंच लंबा टुकड़ा काट कर शेर खान को दिया और कहा, इस टुकड़े को भारतीय दहशतगर्द भूषण की जैकेट के बाहर या अंदर की तरफ किसी जगह चिपका देना। जब वो भारतीय सिफारतकार से मिलकर वापस आए तो उसे निकाल कर मेरे पास ले आना। ये टेप चिपकने के बाद आसानी से उतर भी जाती है। शेर खान की दिल की मुराद पूरी हो गई थी। वो जो चाहता था वैसा ही हुआ था। उसने टेप को एक छोटे लिफाफे में डालकर लिफाफा अपनी जेब में रख लिया और वापस दहशतगर्दों की तरफ रवाना हो गया। मकान पर आया तो दहशतगर्द भूषण और कमला खाना खा रहे थे। कमला कहने लगी, कुंदन लाल, हमने तुम्हारा काफी इंतजार किया, बड़ी भूख लग रही थी, तुम माइंड न करना। शेर खान ने कहा, नहीं नहीं कमला जी, मैं क्यों माइंड करूंगा, आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, मुझे देर भी हो सकती थी। भूषण ने कहा, सब ठीक है ना? शेर खान ने कहा, अभी तक सब ठीक है। हम लोगों के बारे में किसी को मामूली सा शक भी नहीं पड़ा। बस हमें इसी एहतियात से काम लेना होगा। कुंदन भैया, तुम्हारा तजुर्बा ज्यादा लगता है, मगर मैं भी इसी जल की मछली हूँ। भूषण बोला, मुझे मालूम है कि इस किस्म के कामों में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। फिर हंसकर कहने लगा, कमला ने मुझे बताया है कि उसकी जबान से फायदे की जगह लाभ का लफ्ज निकल गया था और तुमने उसे डांट दिया कि वो पाकिस्तान में हिंदी का लफ्ज जबान पर न लाए। शेर खान बोला, इसलिए कि ये बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कमला कहने लगी, भैया जी, मैंने कान पकड़ लिए हैं, अब आप मेरी जबान से हिंदी का कोई लफ्ज नहीं सुनेंगे। रात गुजर गई। दूसरे दिन शेर खान मुंह अंधेरे उठ खड़ा हुआ। उस वक्त भूषण और कमला अभी सो रहे थे। शेर खान ने वो लिफाफा रात को ही अपने सरहाने के नीचे छुपा कर रख लिया था जिसमें आवाज टेप करने वाली हसास स्कॉच टेप थी। वो लिफाफा जेब में रखकर दूसरे कमरे में आ गया जहां कमला और भूषण के पहनने वाले कपड़े लटके हुए थे। रावलपिंडी में मौसम ठंडा हो चुका था और भूषण अपनी नस्वारी जैकेट पहनकर बाहर निकलता था। शेर खान ने लिफाफे में से हसास टेप निकाली और भूषण की जैकेट के अंदर कॉलर के अंदर चिपका दी। उसके बाद वो वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। भारतीय सिफारतकार ने उसे सुबह 5 बजे आने को कहा था। भूषण 4 बजे ही बेदार हो गया। उसने नहाने के बाद कपड़े पहने तो शेर खान उसे देख रहा था। भूषण ने जब जैकेट पहन ली तो शेर खान को तसल्ली हो गई। मुलाजिम चाय बना कर ले आया था। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। शेर खान ने कहा, भूषण, बड़ी एहतियात से काम लेना। भूषण बोला, कुंदन भैया, बेफिक्र रहो। कुछ देर के बाद भूषण चला गया। मकान से निकलकर भूषण ने एक टैक्सी ली और उस जगह पहुंच गया जहां भारतीय सिफारतकार ने उसे आने के लिए कहा था। भारतीय सिफारतकार पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। भूषण ने टैक्सी छोड़ दी। भारतीय सिफारतकार ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी एक गैर आबाद इलाके की तरफ निकल गई। वहां एक जगह एक कच्ची कोठरी सी थी जो खाली पड़ी थी। भारतीय सिफारतकार भूषण को कोठरी के अंदर ले गया और दोनों बातें करने लगे। भारतीय दहशतगर्द 1 घंटे के बाद मकान पर वापस आया। कमला ने पूछा, बात हो गई? भूषण बोला, हाँ हो गई। शेर खान कमला के पास ही बैठा हुआ था। उसने कहा, बड़ा अच्छा हुआ। अपने आदमी ने क्या कहा है? मेरा मतलब है हमारा मिशन क्या है? भूषण बोला, आई एम सॉरी कुंदन, तुम ये मत समझना कि हमें तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन बात यह है कि अपने आदमी ने सख्ती से मना किया है कि अपनी खास पार्टी के आदमियों के सिवाय इस मिशन के बारे में किसी को कुछ न बताया जाए। और तुम तो जानते ही हो कि इन मामलात में हमें अपने कुछ उसूलों की सख्ती से पाबंदी करनी पड़ती है। शेर खान बोला, भूषण भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर अपने आदमी ने तुम्हें मना किया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा।
तुम मुझे जो हुक्म दोगे मैं उस पर अमल करूंगा। भूषण ने कहा, हमें जो मिशन दिया गया है उसके सिलसिले में मुझे और कमला को कराची जाना होगा। शेर खान ने कहा, इसका मतलब है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। भूषण बोला, नहीं, अभी सिर्फ मैं और कमला ही इस मिशन पर काम करेंगे, उसके बाद तुम्हारी जरूरत भी पड़ेगी, फिर हम तुम्हें भी कराची अपने पास बुलवा लेंगे। शेर खान कहने लगा, कराची में अगर तुम लोगों के रहने का कोई महफूज ठिकाना न हो तो मैं उसका भी इंतजाम कर सकता हूँ। भूषण ने कहा, असल में भारतीय सिफारतकार की तरफ से कराची में हमारी रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया है। शेर खान ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है। तुम लोग कब कराची जा रहे हो? भूषण कहने लगा, हम कल का दिन छोड़कर परसों शाम की गाड़ी से कराची रवाना होंगे। शेर खान ने कहा, मैं इसी मकान में रहूंगा, अगर मेरी जरूरत पड़ गई तो मुझे इस मकान के एड्रेस पर टेलीग्राम कर देना। टेलीग्राम जाहिर कोड अल्फाज में ही होगी। भूषण बोला, मैं तुम्हें टेलीग्राम कर दूंगा, तुम इसी जगह रहना। रात को जब भूषण और कमला सो गए तो शेर खान खामोशी से उठकर दूसरे कमरे में गया और उसने भूषण के जैकेट के कॉलर के अंदर चिपकाई हुई हसास टेप उतारकर उसे लिफाफे में डाला और लिफाफा एक जगह संभाल कर छुपा दिया। दूसरे रोज मौका पाकर शेर खान ने रिकॉर्डिंग टेप वाला लिफाफा जेब में रखा और एक जरूरी काम का बहाना बनाकर सरदारों के बाग वाले मकान से निकलकर सीधा अपनी मुजाहिद तंजीम के बॉस के यहाँ पहुंच गया। उसे लिफाफा देकर कहा, सर, ये है वो टेप जो मैंने भूषण की जैकेट के साथ चिपका दी थी। मुझे यकीन है कि इसमें वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई होगी जो भूषण और भारतीय सिफारतकार के दरमियान हुई है। बॉस ने टेप ली और शेर खान के साथ लेकर एक लेबोरेटरी में आ गया, जहां टेप को एक खास मशीन में डालकर बटन दबाया। स्पीकर पर टेप में रिकॉर्ड की हुई आवाजें सुनाई देने लगी। सबसे पहले शेर खान और भूषण और कमला की वो बातें सुनाई दी जो शेर खान ने जैकेट के अंदर टेप चिपकाने के बाद आपस में की थी। उसके बाद भूषण के टैक्सी वाले से बातें करने और फिर टैक्सी के स्टार्ट होने और चलने की आवाज सुनाई थी। आखिर में दहशतगर्द भूषण और भारतीय सिफारतकार के मुकालमे सुनाई दिए। भूषण की आवाज शेर खान पहचानता था, दूसरी अजनबी आवाज भारतीय सिफारतकार की थी। उसे भूषण ने पांडे जी के नाम से पुकारा था। जब भूषण भारतीय सिफारतकार पांडे जी से मिला तो पांडे जी ने पूछा था, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मेरा मतलब है कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं? उसके जवाब में भूषण ने कहा था, हमने पूरी एहतियात से काम लिया है, इस मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पांडे जी ने कहा, चलो कोठरी के अंदर चलकर बैठते हैं। फिर उन दोनों के चलने, कोठरी का दरवाजा खुलने और फिर उनके किसी चारपाई पर बैठने की चरचराहट की आवाजें आईं। उसके बाद उनके मुकालमे शुरू हो गए। पांडे जी, मुझे दिल्ली में कहा गया था कि इस मिशन के बारे में तुम्हें पाकिस्तान में भारतीय सिफारतकार पांडे जी ही बताएंगे। पांडे ने कहा, तुम्हें ठीक कहा गया था। भूषण बोला, ये मिशन क्या है और इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है? पांडे बोला, इसलिए कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और अगर तुम लोग इस मिशन में कामयाब हो जाते हो तो ये हमारी भारतीय हुकूमत की एक बहुत बड़ी फतह होगी, ऐसी फतह जो एक डिवीजन फौज भी हमें नहीं दिला सकती। भूषण बोला, हम इस मिशन को कामयाब बनाने की खातिर अपनी जान तक लड़ा देंगे। पांडे ने कहा, इस मिशन पर तुम्हें और कमला को अकेले ही कराची जाना होगा, जैसा कि तुम्हें पहले बता दिया गया था। तुमने अपने साथी कुंदन से बात कर ली है? भूषण ने कहा, जी हाँ, हमने उसे कह दिया है कि इस मिशन पर मैं और कमला अकेले ही जाएंगे। तुम पीछे सरदारों वाले बाग के मकान में ही रहोगे। आपको कुंदन के बारे में अमृतसर हेडक्वार्टर से फुल रिपोर्ट मिल गई होगी। पांडे बोला, हाँ, रिपोर्ट के साथ हमें उसकी तस्वीर भी मिल गई है, मैं उसकी फोटो दिखाता हूँ। ये है ना कुंदन की फोटो? भूषण ने कहा, जी हाँ, ये कुंदन की ही फोटो है। पांडे ने कहा, बस कुंदन यहाँ तुम्हारे पिंडी वाले मकान में ही रहेगा। तुम दोनों 2 दिन में कराची चले जाओगे। वहाँ कराची के रेलवे स्टेशन पर सेवा जी तुम्हें लेने आएगा। सेवा जी को तुम दोनों की फोटो दिखा दी गई है। वो तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हें कहेगा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शकूर भाई, ये है सेवा जी की फोटो, इससे अच्छी तरह से देख लो। भूषण ने कहा, ठीक है, शक्ल से तजुर्बाकार लगता है। पांडे बोला, इसे रॉ के लिए काम करते 10 साल हो गए हैं, तुम लोग इसे मियाँ जी कहकर बुलाओगे। अब अपने मिशन के बारे में सुनो। कराची में पीर जी नाम के एक बहुत बड़े मशहूर मजहबी लीडर रहते हैं। वो मुसलमानों के एक दीनी फिरके के लीडर हैं। तुम्हें पीर जी को कत्ल करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।